हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेट्रिब्यूशन। कहानी की शुरुआत में हम एक मैट नाम के आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है। वो लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बड़े आराम से मना लेता है। तभी उसके पास उसके बॉस एंडर्स, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी है, उसका कॉल आता है। वो उससे कहता है कि हमारे क्लाइंट को मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसीलिए वो हमारी कंपनी से पैसे निकालना चाहता है। तुम उसको समझाओ कि वो पैसे ना निकाले बल्कि और इन्वेस्ट कर दे। जिस पर मैट उसको बोलता है कि मैं बाद में कॉल करता हूँ। तभी मैट की वाइफ हेदर उसको याद दिलाती है कि आज उसे बच्चों को स्कूल छोड़कर आना है। मैट इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। हेदर दोबारा उसे कहती है, जिस पर शुरुआत में तो मैट मना कर देता है कि आज उसको बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, लेकिन हेदर के बार बार इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। इन दोनों की बातों से हमको ये पता चलता है कि मैट अपनी वाइफ और अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपने काम में ही बिजी रहता है। वो तैयार होकर अपने बेटे जैक से स्कूल चलने को कहता है, जिस पर जैक कहता है कि वो खुद ही स्कूल चला जाएगा। जैक भी अपने डैड से ज्यादा बात नहीं करता और उनको पसंद भी नहीं करता, क्योंकि वो कभी उसके साथ टाइम नहीं बिताते। मैट अपनी बेटी एमिली को कार में बैठाकर स्कूल जाने लगता है। रास्ते में मैट को जैक दिखाई देता है, जो पैदल ही स्कूल जा रहा था। जैक कार में मैट के साथ स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैट जबरदस्ती उसको भी कार में बैठा लेता है और ये लोग जाने लगते हैं। मैट कार में ही अपने क्लाइंट को कॉल लगाता है, जो उसको बोलता है कि उसको रातों रात $3 मिलियन का लॉस हो गया है, इसीलिए अब वो उनकी कंपनी से पैसे निकाल रहा है। जिस पर मैट उसको समझाता है कि हमारी कंपनी से पैसे निकालने से तुम्हारे पैसे वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर पैसे निकालने की जगह तुम और डाल दो तो मैं तुम्हारा लॉस कवर करवा दूंगा। अब ये सुनकर वो पैसे नहीं निकालता है और मैट अपनी बातों से अपने क्लाइंट को मना लेता है। तभी उसे कार के अंदर एक फोन की रिंग सुनाई देती है। वो देखता है कि ये फोन उसका नहीं है। वो अपने बच्चों से पूछता है कि क्या ये उनका है या फिर उनकी मॉम का। बच्चे मना कर देते हैं। मैट उस फोन को उठा लेता है, जहाँ कॉल पर एक अनजान आदमी उससे कहता है कि मैट, तुम्हारी कार की सीट के नीचे एक बॉम्ब है और अगर तुमने कॉल काटा। लेकिन इतने में ही मैट उस कॉल को काट देता है। उसको लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा होगा, पर मैट के दिमाग से ये बात नहीं निकलती। वो चलती कार में अपने हाथ से सीट के नीचे चेक करने लगता है। अब उसे सीट के नीचे कुछ तो लगा हुआ फील होता है, इसीलिए वो कार को रोकता है और अपने फोन से सीट के नीचे की फोटो खींचकर देखता है, जिसको देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सीट के नीचे सच में बॉम्ब लगा हुआ था। उसके बच्चे उससे पूछते हैं कि डैड, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं। तभी उस फोन पर फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आता है। मैट ईयरफोन को अपने कानों में लगा लेता है ताकि उसके बच्चों को कुछ सुनाई ना दे। वो अनजान आदमी मैट से कहता है कि अगर अब की बार तुमने मेरा फोन काटा ना तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। और वो मैट से बिना रुके कार को चलाने को कहता है। मैट ऐसा ही करता है। मैट उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर वो अननोन कॉलर कहता है कि अभी इस चीज की इतनी जल्दी क्या है, वो भी तुमको जल्द ही पता चल जाएगा। मैट कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है तो तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन प्लीज मेरे बच्चों को इस कार से बाहर जाने दो। जिस पर कॉलर कहता है कि सॉरी मैट, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही तुम तीनों इस कार की सीट पर बैठे, वैसे ये बॉम्ब तुम्हारे प्रेशर से एक्टिवेट हो गया। अब अगर तुम या तुम्हारे बच्चे सीट से जरा भी उठोगे तो ये कार ब्लास्ट हो जाएगी। जिसके साथ कॉलर ये भी कहता है कि इस कार के बॉम्ब का एक रिमोट मेरे हाथ में है और हर वक्त मेरी नजर तुम पर है। अगर तुमने पुलिस या कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगा। तभी मैट को एक बाइक उसका पीछा करते हुए दिखाई देती है। मैट को लगता है कि शायद यही कॉलर होगा, इसीलिए वो एकदम से ब्रेक मार देता है, जिससे वो बाइक इनकी कार से टकरा जाती है। बाइक पर मैट के बेटे जैक की गर्लफ्रेंड होती है, जो जैक का पीछा कर रही है क्योंकि वो आज स्कूल नहीं आया। जैक अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी मैट कार के सभी दरवाजों को लॉक कर देता है, जिस पर जैक मैट को उल्टा सीधा बोलने लगता है। इतने में ही वो कॉलर मैट से कहता है कि अभी के अभी अपने दोनों बच्चों के फोन को कार से बाहर फेंको, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। मैट के कहने पर जैक और एमिली अपना फोन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन उसको उन्हें अब सारी बातें बतानी पड़ती है। वो उनको बताता है कि हमारी कार में एक बॉम्ब है और जिसने इसको लगाया है हमें उसकी बात माननी होगी, वरना हमको चोट लग सकती है। ये सुनकर दोनों बच्चे अपना अपना फोन मैट को दे देते हैं और वो उनको बाहर फेंक देता है। कॉलर मैट को एक लोकेशन भेजकर उस पर जाने को कहता है। तभी मैट के पास उसकी कंपनी के दूसरे पार्टनर टॉम का कॉल आता है। वो बताता है कि उसकी कार में एक बॉम्ब फिट है और एक आदमी कॉल पर ये कह रहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे वो मुझको नहीं छोड़ेगा। टॉम की गर्लफ्रेंड भी कार में उसके साथ होती है, जो फौरन इस कार से बाहर निकलना चाहती है, पर टॉम उसको समझाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते वरना मारे जाएंगे। तभी मैट भी यहाँ पर आ जाता है। उसे अपने सामने टॉम की कार खड़ी हुई दिखाई देती है।
उस कॉलर ने मैट को यहीं की लोकेशन दी थी। मैट टॉम से कहता है कि इन सब में उसका कोई हाथ नहीं है, उसको नहीं पता कि ये कौन कर रहा है। तभी टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर एक पुलिस वाला उनकी तरफ आने लगता है। पुलिस वाले के आते ही टॉम की गर्लफ्रेंड कार से बाहर निकल जाती है और तभी कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें पुलिस वाला, टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड तीनों मारे जाते हैं। इनके शरीर के टुकड़े मैट की गाड़ी पर आकर गिरते हैं। वो फौरन अपनी कार को यहाँ से ले जाता है। दरअसल वो कॉलर मैट को ये दिखाना चाहता था। मैट उस कॉलर से कहता है कि तुम्हें इन तीनों को मारने की क्या जरूरत थी। जैक मैट से कहता है कि डैड, ये आदमी कौन है, आपने क्या गलत किया है। मैट इसका कोई जवाब नहीं देता। अब कॉलर मैट से अपनी वाइफ हेदर को कॉल करके AIG बैंक में आने को कहता है ताकि वो उस बैंक में मैट के एक सेफ्टी बॉक्स को निकालकर कॉलर को दे सके। मैट कहता है कि उस बॉक्स में सिर्फ $50,000 ही है। अगर तुमको पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझको पहले ही बता सकते थे, मैं तुम्हें अब तक दे देता। जिस पर कॉलर कहता है कि मुझको क्या क्या चाहिए ये डिसाइड मैं खुद कर लूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। जल्द ही अपनी वाइफ को कॉल करके बैंक से वो सेफ्टी बॉक्स लाने को कहो। मैट ऐसा ही करता है। वो हेदर को कॉल करता है पर उसको पता चलता है कि वो एक डिवोर्स लॉयर के पास गई है। ये जानकर मैट काफी दुखी होता है, पर अभी वो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। वो हेदर को सब कुछ समझा देता है, जिस पर हेदर पैनिक होने लगती है और पुलिस को कॉल करने को कहती है। मैट उसको रोक लेता है। अब हेदर बैंक के अंदर वो सेफ्टी बॉक्स को लेने चली जाती है, जबकि मैट गाड़ी को एक पार्क के पास रोक लेता है। मैट कॉलर की कॉल को म्यूट पर डाल देता है और उसका बेटा उससे कहता है कि डैड, आपने कुछ तो किया है जो वो आदमी आपको मारना चाहता है। पर मैट साफ मना कर देता है कि ये जो भी हो रहा है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर उसका बेटा जैक कहता है कि आप हमेशा ऐसे ही झूठ बोलते हैं, हम आज आपकी वजह से फंसे हुए हैं। जिस पर मैट सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों को सही सलामत यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। उसकी बेटी कहती है, डैड मुझे आप पर विश्वास है, आपने कुछ गलत नहीं किया होगा। इतने में ही हेदर का फोन आने लगता है, जिसे देखकर मैट कॉलर से ये कहता है कि उसकी वाइफ हेदर का कॉल आ रहा है। कॉलर कहता है कि उससे बैंक के बाहर मिलने को कहो। अब मैट जैसे हेदर का फोन उठाता है तो वो मैट की बैंक के मैनेजर से बात करवाती है। मैट उस मैनेजर से बोलता है कि हेदर उसकी वाइफ है, उसको मेरा सिक्योरिटी बॉक्स दे दो। वो मैनेजर को बॉक्स का कोड भी बता देता है। हेदर बॉक्स को लेकर बाहर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में मैट भी बैंक के बाहर पहुंच जाता है, पर जैसे हेदर मैट की कार के पास आने लगती है तभी कॉलर कहता है कि अब प्लान में कुछ चेंज हो गया है। कॉलर कहता है कि अब अपनी वाइफ से वो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स बैंक के बाहर नीले सूट पहने एक आदमी को देने को कहो। मैट ऐसा ही करता है। जैसे हेदर उस नीले सूट वाले आदमी के पास उस बॉक्स को रखती है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस नीले सूट वाले आदमी को पकड़ लेती है और साथ ही में वो हेदर को भी अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस मैट की तरफ भी आने लगती है, पर तभी मैट अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। मैट कॉलर से कहता है कि उसने वो पुलिस नहीं बुलाई, जिस पर वो कॉलर बताता है कि वो पुलिस मैंने बुलाई थी। अब मैट उससे पूछता है कि तुम्हें जब वो पैसे चाहिए ही नहीं थे तो तुमने इसमें मेरी वाइफ को क्यों घसीटा। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर कॉलर कहता है कि मुझको पता है तुम अपने सभी इन्वेस्टर्स का पैसा $208 मिलियन लेकर अपने बॉस एंडर्स के साथ यहाँ से भागने वाले हो, मुझको वो वाले पैसे चाहिए। ये सुनकर मैट हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, वो पैसा दुबई में सेफ है और वो पैसा हमारा नहीं है। तभी कॉलर उसे एक और जगह की लोकेशन भेजकर वहाँ पर जाने को कहता है। इतने में ही मैट की नजर बाहर टीवी बोर्ड पर पड़ती है, जहाँ पर हर तरफ मैट ही दिखाई दे रहा था। न्यूज वाले बता रहे थे कि मैट ने ही टॉम की कार को ब्लास्ट किया है और वो ही ये ब्लास्ट करवा रहा है। जब टॉम की कार ब्लास्ट हुई, मैट उस वक्त भी वहीं पर था। पुलिस ने मैट को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। अब मैट को सब समझ आने लगता है कि कॉलर ने उसको टॉम के मरने के टाइम और हेदर के पैसे देते हुए इन जगह पर इसलिए बुलाया ताकि पुलिस को लगे कि ये सब मैट ही कर रहा है। दरअसल वो कॉलर मैट को पूरी तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच उसके पास फिर से उसकी वाइफ हेदर का कॉल आता है। वो कॉलर को म्यूट करके हेदर का कॉल उठाता है, पर हेदर की जगह यूरोपॉल से ऑफिसर एंजेला बात करती है। एंजेला के हिसाब से ये सब मैट ही कर रहा है, जिस पर मैट कहता है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, उसकी कार में भी एक बॉम्ब लगा हुआ है जिसकी वजह से उसको ये सब करना पड़ रहा है। मैट बताता है कि उसकी कार के नीचे फोन से एक्टिवेट होने वाला बॉम्ब लगा है जो उसके सीट से उठने पर फट जाएगा। मैट एंजेला से इस पूरे शहर के फोन्स बंद करने को कहता है, जिससे वो कॉलर बॉम्ब नहीं फोड़ पाएगा। ये सब सुनने के बाद भी एंजेला मैट पर विश्वास नहीं करती। उसको लगता है कि मैट अपने बच्चों का सहारा लेकर ये सब क्राइम कर रहा है। अब मैट जैसे ही कॉलर की बताई अगली लोकेशन पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसका बॉस एंडर्स भी
अपनी कार लेकर खड़ा होता है। एंडर्स की कार में भी बॉम्ब लगा हुआ है और कॉलर ने उसको ये बोला है कि ये सब मैट करवा रहा है। एंडर्स मैट से कहता है कि मैट, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो दोस्त है ना, मुझको जाने दो। जिस पर वो कॉलर अब मैट से कहता है कि तुम्हें एंडर्स से वो दुबई वाली लिक्विडेटिंग कोलैटरल मनी ऑथराइज करवानी होगी, जिसमें $208 मिलियन हैं। जिस पर मैट कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, वो पैसा मेरा नहीं है, वो हमारे क्लाइंट्स का पैसा है। दरअसल ये एक अकाउंट है जिसमें मैट की कंपनी का सारा पैसा पड़ा है। इस अकाउंट के एक्सेस सिर्फ 2 ही लोगों के पास है, एक मैट और दूसरा एंडर्स। लेकिन अकाउंट से पैसों को ट्रांसफर करने के लिए दूसरे पार्टनर यानी कि एंडर्स की ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। वो कॉलर कहता है कि मैं लास्ट बार तुमसे ये कह रहा हूँ, जल्दी से उसका ऑथराइजेशन लो, वरना मैं तुम्हारी गाड़ी के साथ एंडर्स की गाड़ी को भी उड़ा दूंगा। मैट एंडर्स से जल्दी से उस कोलैटरल अकाउंट को अपने नाम पर ऑथराइज करने को कहता है, लेकिन एंडर्स ऐसा करने से मना कर देता है। जिसे सुनकर कॉलर मैट से कहता है कि एंडर्स को जान से मारने की धमकी देते हुए कहो, अगर उसने ऐसा जल्दी नहीं किया तो तुम उसकी कार का बॉम्ब फोड़ दोगे। मैट ऐसा ही कहता है, जिससे एंडर्स अकाउंट ऑथराइज कर देता है। इसके बाद कॉलर मैट से कहता है कि कार में एक गन रखी है, उसको उठाकर एंडर्स को मार दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। पर मैट ऐसा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कॉलर फौरन एंडर्स की कार को उड़ा देता है। ब्लास्ट की वजह से मैट की कार के शीशे टूट जाते हैं और एक लोहे का टुकड़ा मैट की बेटी एमिली के पैर में लग जाता है, जिससे काफी खून बहने लगता है। ये देखकर मैट का खून खोल जाता है और अब वो कॉलर की एक नहीं सुनता, वो कार को फौरन अस्पताल की ओर ले जाने लगता है। वहीं कॉलर धमकी देते हुए उससे कहता है कि अगर तुमने जल्दी वो अकाउंट मुझको ऑथराइज नहीं किया तो मैं तुमको उड़ा दूंगा। जिस पर मैट गुस्से में कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें वो अकाउंट चाहिए जिसके लिए मेरा जिंदा होना जरूरी है। मैट एक टनल में से होकर जाने लगता है, लेकिन उस टनल को चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है। इस टनल में नेटवर्क भी नहीं आते, जिसकी वजह से कॉलर की कॉल कट जाती है। मैट को सामने उसकी वाइफ ऑफिसर एंजेला और बहुत सारे लोग उनके ऊपर गन को ताने हुए देखते हैं, क्योंकि सभी लोग उसको बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला मान रहे होते हैं। मैट एंजेला से कहता है कि उसे उस पर विश्वास करना होगा, वो बेकसूर है। वो और उसके बच्चे कार से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि सीट के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है जो हिलने से फट जाएगा। जिस पर एंजेला कहती है कि वो यहाँ पर उसका साथ देने आई है, लेकिन वो उससे भी यही उम्मीद करती है कि वो भी कोई बेवकूफी वाला काम ना करे। मैट कहता है कि जल्दी से उसकी बेटी को बाहर निकाल लो, क्योंकि उसको चोट लगी है। एंजेला बॉम्ब स्क्वाड को बुलाकर पूरी कार को चेक करवाती है, जिससे उसको पता चलता है कि बॉम्ब सिर्फ मैट की सीट के नीचे लगा हुआ है। बच्चे बाहर आ सकते हैं, लेकिन मैट के बच्चे ये कहते हैं कि वो अपने डैड के बिना इस कार से नीचे नहीं उतरेंगे। जिस पर मैट अपने बच्चों से कहता है कि वो उनसे और उनकी मॉम से बहुत प्यार करता है और वो जल्द ही बाहर आ जाएगा। बच्चों को एम्बुलेंस ले जाती है। एंजेला मैट से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही दिन एक बड़ी कंपनी के 3 बॉस में से 2 बॉस मारे जाएं और तीसरा बॉस जो तुम हो मैट, वो जिंदा बच जाए, जिसके पास अब $208 मिलियन का एक्सेस है। जिस पर मैट कहता है कि एंजेला को उस पर विश्वास करना होगा, उसने सच में कुछ नहीं किया, ये सब उससे एक आदमी ने कॉल पर ही करवाया है, उसको नहीं पता कि वो आदमी कौन है। मैट कहता है कि तुम्हें जल्दी से उस आदमी को पकड़ना होगा। जिस पर एंजेला कहती है कि पहले हम तुम्हें जेल ले जाएंगे और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उस आदमी को पकड़ा जाएगा। अब ये सब सुनकर मैट समझ जाता है कि ये लोग उसको नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए मैट फुल स्पीड में अपनी कार को यहाँ से भगाकर ले जाता है। पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाते हैं, पर वो उनसे बचता हुआ यहाँ से निकल जाता है। और अब टनल से निकलते ही नेटवर्क आने लगते हैं और कॉलर का फोन आता है। मैट उससे कहता है कि अगर तुमको ये पैसे चाहिए तो तुमको मेरे सामने आकर मुझसे मिलना होगा। जिस पर कॉलर कहता है कि वो मैट को जान से मारने वाला है, पर अब मैट उसकी इन धमकियों से नहीं डरता, जिसकी वजह से कॉलर उसे मिलने के लिए एक लोकेशन भेजता है। वहाँ पर किसी चीज का प्रोटेस्ट चल रहा होता है। तभी एक मास्क पहने आदमी मैट की कार में आकर बैठ जाता है, जो कि कॉलर है। वो मैट से किसी शांत जगह पर जाने को कहता है, जहाँ पर पहुंचकर कॉलर अपना मास्क उतार देता है, जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कॉलर कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस और उसका बेस्ट फ्रेंड एंडर्स ही होता है। मैट कहता है कि लेकिन तुम्हें तो मैंने कार में ब्लास्ट के साथ मरते हुए अपनी आंखों से देखा था। जिस पर एंडर्स कहता है कि ट्रेन के आते ही मैं कार से निकल गया था, जिस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। मैट कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल तुम्हारे साथ काम किया है और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, आखिर क्यों? एंडर्स कहता है कि यही तो बात है, अब मैं ये सारा पैसा लेकर एक नए चेहरे के साथ कहीं और अपनी इस जिंदगी को बिताना चाहता हूँ, जहाँ पर मुझको कोई परेशानी ना हो। इसीलिए मैंने टॉम को मार दिया और तुम अब इन सब चीजों के इल्जाम में जेल जाओगे।
जिस पर मैट कहता है कि तुम इतने सारे पैसे लेकर कहीं नहीं भाग पाओगे, पुलिस तुमको पकड़ लेगी। जिस पर मैट कहता है कि मैंने सब कुछ पहले ही सोच रखा है, मैं इन पैसों को क्रिप्टो में चेंज कर दूंगा। ये सुनकर मैट को गुस्सा आ जाता है। वो एंडर्स से कहता है कि हमें कभी भी उस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए जिसके पास खोने को अब कुछ ना बचा हो। और ये बात बोलते ही वो अपनी कार को फुल स्पीड में भगाने लगता है। एंडर्स बोलता है कि कार को रोको, वरना मैं अपने साथ तुम्हें भी इस कार के बॉम्ब से उड़ा दूंगा। मैट उसकी एक नहीं सुनता। वो सामने ब्रिज से कार को नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर कार अटक जाती है, जिसके बाद मैट अपनी सीट बेल्ट खोलकर कार से नीचे पानी में गिर जाता है, जबकि सीट से हटने की वजह से वो बॉम्ब एक्टिवेट होकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एंडर्स की मौत हो जाती है। मैट पानी से बाहर निकलता है। इतने में ऑफिसर एंजेला भी वहां पर पहुंच जाती है। मैट और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद मैट पुलिस के साथ जाकर उनको सब कुछ बता देता है। और कुछ ही दिनों बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है कि ये सब कुछ एंडर्स ने ही किया था, इसीलिए मैट को बेकसूर साबित करके छोड़ दिया जाता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि मैट की कहानी आपको पसंद आई होगी, पर फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।